हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई पढ़ाई। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हम शुरुआत इस टॉपिक से करेंगे, हालांकि ये टॉपिक बेसिकली रूटेड आपके 11th क्लास में है। ये टॉपिक जो लोग रिलेट नहीं कर पाए कौन सी क्लास का है, तो ये क्लास 12th का टॉपिक है और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। तो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आप सॉल्यूशंस के दौरान पढ़ोगे, है ना। और सबसे आसान टॉपिक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से न्यूमेरिकल आते हैं। एक अपन ने आज लिया भी है, उसके बाद भी करेंगे। देखो, किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी सॉरी कि मेरी जो भी गैस है वो जब लिक्विड में मिलाई जाएगी तो वो किस टाइप की रिएक्शन होगी वहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां समझने का काम होगा। यहां पर मैंने पहले गैस ले रखी है और दूसरे में मैंने उसको लिक्विड में मिला के एक सॉल्यूशन तैयार करा है। क्या समझ पा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास सिर्फ एक गैस है, राइट हैंड साइड में मैंने उसे एक लिक्विड में मिला के एक सोल्यूशन तैयार किया है। अब देखिए, इसके बारे में कुछ बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको याद रखनी चाहिए। वो ये है कि सबसे पहली चीज, ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, यानी कि डेल्टा एच जो होगा, डेल्टा एच मेरा नेगेटिव आएगा। मतलब कि जब भी आप किसी गैस को किसी भी तरीके के लिक्विड में मिलाएंगे, तब उस केस में एनर्जी रिलीज होगी वहां पर। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, दो तरह की रिएक्शन होती है, वन इज एक्सोथर्मिक एंड द अदर इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होती है जो हीट अपने अंदर से बाहर की तरफ रिलीज करती है, यानी जहां जिस सिस्टम में रिएक्शन हो रही है उससे हीट निकल के बाहर एनवायरमेंट में आएगी। दूसरी तरफ जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है कि जो हीट बाहर एनवायरमेंट में है, रिएक्टेंट्स उस हीट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को रिएक्ट करवाते हैं। तो बिल्कुल अपोजिट है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है। और ये पर्टिकुलर रिएक्शन जब भी किसी गैस को पानी में मिलाया जाएगा या किसी भी तरीके के लिक्विड में मिलाया जाएगा, तो हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, यानी एनर्जी सिस्टम से निकल के एनवायरमेंट में आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, देखो समझना इस चीज को, गैस की एक खास बात होती है कि गैस का कभी भी कोई कन्फाइंड वॉल्यूम नहीं होता है। आप उसे जिस कंटेनर में रखोगे वो उस कंटेनर की वॉल्यूम को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगा, वेरिंग डेंसिटी के साथ। जैसे मान लो एक इतना कंटेनर है मेरे पास, लेट्स सपोज लगभग लगभग थोड़ा और बड़ा मान लेते हैं, 1 फुट हाइट का कंटेनर है मेरे पास, लगभग इतना, ठीक है। उस 1 फुट हाइट के कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन है, या लिक्विड ऑक्सीजन छोड़ो, तुम तो ऑक्सीजन गैस मानो। उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। अगर मैंने उस कंटेनर को खोल दिया तो वो सारी गैस इस रूम के अंदर आ जाएगी, और इस रूम की जितनी वॉल्यूम है, जितनी भी वॉल्यूम हो, XYZ कितनी भी हो सकती है, वो पर्टिकुलर गैस जो इतने 1 फुट के कंटेनर में थी, वो भी इस पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। एक बहुत खास क्या कह सकते हो इसे, प्रॉपर्टी होती है गैस की, टू ऑक्यूपाई एज मच एज वॉल्यूम एज पॉसिबल। लेकिन जब तुमने उसे लिक्विड में मिला दिया तो बेटा लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है। दूध वाला जब 1 लीटर दूध दे के जाता है तो आप जब उसे अपने कंटेनर में लेते हो तो भी वो 1 लीटर ही रहता है, समझ रहे हो। इट्स नॉट दैट कि वो कंटेनर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। लिक्विड कैन ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर वाइल गैस कैन ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये बहुत सिंपल सा वेरिएशन है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। एनीवेज, इस पे लगाते हैं इस पैरामीटर को। बेटा जब यहां पर गैस है तो यहां मोर वॉल्यूम होने के चांसेस हैं कि भाई गैस अकेली है तो जितना उसको मिलेगा ना वॉल्यूम, वो लालच करेगी और सारा का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, पहली चीज। लेकिन जब उसे आप लिक्विड में मिला लो, तब क्या होगा, जो मेरी गैस है वो अब लेस वॉल्यूम साइड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड की तो वॉल्यूम फिक्स है ना, इनफाइनाइट तो है नहीं, और ऑब्वियसली गैस से कम ही होती है क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स ज्यादा नजदीक होते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। कि एक तो ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, दूसरी ये चीज कि हमेशा जब गैस अकेली होगी तो पॉसिबली उसके पास ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने को होगा, पर जब उसे लिक्विड में मिला दोगे तो वो लिक्विड के अंदर ही मिली रहेगी, इसलिए लिक्विड के जितना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अब आप लोगों ने 11th में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, आप लोगों ने 11th में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा जिसका नाम था
ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, और इसके बारे में हम बहुत ही शॉर्ट वे में बात करेंगे। और देखो बहुत इजीली समझ जाओगे अगर मेरे साथ साथ मेरे एग्जाम्पल को साथ में लेके चलोगे तो। देखो सबसे पहले मैं जब भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अभी एक्सप्लेन करूंगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल के साथ, तो मेरे दिमाग में जो सबसे ज़्यादा, सबसे इजीली या सबसे कॉमनली दिखने वाला जो एग्जाम्पल है ना, जो मुझे हर बार दिखता रहता है गैस और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी का, वो एक कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक या सोडा ड्रिंक, जो भी आप कहना चाहो उसे, ठीक है, उसके अंदर यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर वाटर के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है, ठीक है। अब उस कोल्ड ड्रिंक के एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है और अपने को ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। देखो सबसे पहली चीज, किसी भी गैस की कंसंट्रेशन जो है ना, अच्छा पहले ये तो समझ लो कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल के थ्रू अपन एक्सप्लेन क्या करेंगे। बेटा देखो, जब भी आप किसी भी गैस को लिक्विड में मिलाओगे तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो उसकी सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करेंगे। जैसे एक कि कितना मिलाया है, क्या तापमान टेम्परेचर रखा है, प्रेशर कितना है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी को गवर्न करते हैं कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी उस लिक्विड में। ली चैटेलियर प्रिंसिपल के थ्रू हम उन्हीं फैक्टर्स को डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंसंट्रेशन। देखो आपने सैचुरेशन के बारे में पढ़ा या सुना होगा कि सैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेशन मतलब जब किसी चीज में आप कोई चीज मिला रहे हो और एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि अगर आपने सब्सटेंस और डाला, जैसे लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें मैं शुगर ऐड कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं, या और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, शुगर की जगह इसको सॉल्ट कर देते हैं, सॉल्ट इजीली डिसॉल्व हो जाता है। देखो सॉल्ट मैंने थोड़े से अमाउंट में डाला, मेरे लिक्विड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया, और डाला डिसॉल्व हो गया, और डाला डिसॉल्व हो गया, काफी टाइम तक मैं डालता रहा, डिसॉल्व होता रहा, और अब एक पॉइंट आ गया सैचुरेशन पॉइंट। यानी अब जब मैं सॉल्ट इसमें एक दाना भी या दो दाना या थोड़ा सा भी ऐड करूंगा ना, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे सेटल होने लग जाएगा। दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। और सैचुरेशन पॉइंट का मतलब इतना मान के चलो आप कि हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, लिक्विड की भी होती है। यानी वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा गैस एक बार में डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो कंसंट्रेशन मैटर करती है। किस तरीके से मैटर करती है कि कंसंट्रेशन एक लिमिटेड अमाउंट में ही आप डिसॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक में या सोडा वाटर के अंदर आप गैलन्स ऑफ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर दोगे, दैट वोंट बी पॉसिबल। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि कंसंट्रेशन अपने आप में एक फैक्टर वहां गवर्न करता है, वो रोक देगा उसको। एक पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट के बाद में वो गैस वहां डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है? टेम्परेचर का आता है। कोल्ड ड्रिंक का ही एग्जाम्पल लेता हूं बेटा। कोल्ड ड्रिंक जब तक आपके रेफ्रिजरेटर में रखी हुई है, तब तक, जब तक वो ठंडी है, तब तक आपको उसे पीने पर फिज महसूस होगा, यानी उस गैस का इफेक्ट महसूस होगा, क्योंकि वो गैस वहां पर डिसॉल्व है। जब तक वो ठंडी है तब तक उसमें वो गैस डिसॉल्व है। लेकिन आपने ये चीज सबने महसूस की होगी, गर्म कोल्ड ड्रिंक पीने से, यानी नॉन रेफ्रिजरेटेड सोडा वाटर को ड्रिंक करने से आपको फिज महसूस नहीं होगा। होगा भी तो बहुत मामूली सा होगा। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो आप ये लिख सकते हो, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कि किसी भी गैस में, किसी भी लिक्विड में, किसी भी गैस लिक्विड सोल्यूशन में जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? देखो बहुत इजीली इस चीज को समझ सकते हो। ये लेट्स सपोज एक बहुत ही बेहुदा सी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है जिसकी शेप बहुत गंदी है। इसमें कोल्ड ड्रिंक है ऑब्वियसली। जब इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा ना, तो आप सब जानते हो गैस के पार्टिकल्स जो अंदर हैं इसके, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, सब जानते हो इस बात को। जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी मूवमेंट वाली एनर्जी बढ़ेगी, वो एनर्जी जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, तो क्या होगा, ये गैस के पार्टिकल्स इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और इवेंचुअली वो बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल जाएंगे तो अंदर गैस है ही नहीं, सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो दिस इज द थिंग कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और तीसरा पॉइंट आता है प्रेशर, जिसके बारे में आगे
सारी बातें होने वाली है। प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बाकी सब तो आप 11th में पढ़ चुके हो, हालांकि प्रेशर भी पढ़ चुके हो, पर प्रेशर वाला पॉइंट अभी आगे काम आने वाला है। देखो, आप सबने देखा होगा कि जब भी हम लोग घर पे बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लाते हैं, उसमें से थोड़ा सा कंज्यूम करने के बाद भी यूजुअली से कि ढक्कन को बहुत टाइट बंद करके इसे वापस रेफ्रिजरेटर में रख दो। उस ढक्कन को टाइट बंद करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमें उसके अंदर प्रेशर मेंटेन करना होता है। प्रेशर मेंटेन करना होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुरानी फ्रिज में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक होती है, जब आप उसे कंज्यूम करते हैं, आप उसमें उतना फिज महसूस नहीं करते जितना आप नई, जो कि जस्ट अभी पहली बार जिसका ढक्कन खोला गया है, उस कोल्ड ड्रिंक में महसूस करते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरर उस बॉटल को बनाता है तो एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन करके उसके ऊपर वो ढक्कन लगा देता है। अब अंदर बॉटल के वो प्रेशर मेंटेन्ड है, यानी जब तक वो प्रेशर है, वो दबाव है उस गैस के अंदर, तब तक वो उसमें डिजॉल्व है। जैसे ही आपने ढक्कन खोला, वैसे ही दबाव कम होने लग गया, कुछ धीरे धीरे गैस उससे बाहर निकलने लगेगी। आप फटाफट उसे कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए वो गैस उसमें रहती है। दोनों चीज़ें, जब तक वो ठंडी रहती है तब तक उसमें गैस रहती है, ढक्कन खोलने के काफ़ी देर बाद तक भी वो ठंडी रहती है तो भी उसमें गैस रहती है। लेकिन जब ढक्कन खोल के टाइम हो जाएगा, रख दोगे उसे, जैसे ही वो थोड़ी सी गर्म होगी, वैसे ही आप देखोगे सारी गैस निकल चुकी है बाहर, उसमें कोई गैस नहीं है। तो बहुत ही सिंपली हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि प्रेशर जो होता है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट के पीछे मैंने आपको ये सारी रामायण अभी रिवाइज करवाई है। एनीवेज, इंपॉर्टेंट है ली चैटलियर प्रिंसिपल। जिन्होंने 11th में नहीं भी पढ़ा होगा, आई होप उनको समझ में आया होगा थोड़ा सा। बाकी अपन जब 11th की बात करेंगे तब इसको और डिटेल में समझेंगे। सो दिस वॉज बेसिकली, जब भी मैं किसी गैस को गैस या लिक्विड सोल्यूशन में मिलाऊंगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी उसकी सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन एक पॉइंट तक ही आप सॉल्युबल कर पाओगे, उससे ज़्यादा मिलाने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज़, तापमान बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का इसके बीच में रिलेशन है। जबकि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी जब भी आप क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ा करके रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, तो देयर इज अ वेरी मच प्रोबेबिलिटी एंड वेरी मच ऑफ श्योरिटी कि गैस उसमें डिसॉल्व रहेगी। अब आते हैं अपन हेनरीज लॉ पे। हेनरीज लॉ क्या कहता है? रिलेशन बिटवीन concentration of gas and pressure। दिख पा रहा होगा क्या? आई डोंट थिंक ये दिख रहा है। चलो ठीक है, बता देता हूँ, सुन लो अच्छे से। हेनरीज लॉ की मदद से हम क्या करेंगे? हेनरीज लॉ ने मदद करी हमारी ये मैथमेटिकल डिडक्शन में कि किस कंसंट्रेशन पे कौन सी गैस कितने टेम्परेचर पे सॉल्युबल है। यानी आप यहां पर क्या देखेंगे? आप यहां पर सिंपली देखेंगे प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन रिलेशन इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जब भी आप किसी गैस को लिक्विड में मिला रहे होंगे, उस सॉल्युबिलिटी के दौरान उसके प्रेशर और कंसंट्रेशन में जो रिलेशन है, वो हेनरीज लॉ की मदद से हम लोग डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना है अपने को, ठीक है ना? बहुत इजी है बेटा, आज की क्लास सबसे ज्यादा इजी है, आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। ओके, सो देखो, हेनरीज लॉ के दौरान अगर मैं बात करूं, ये देखो, एक ग्राफ बनाने की कोशिश करी थी हेनरी ने, जो भी सर हेनरी कहना चाहिए, हेनरी तो अच्छा नहीं होगा कहना। एनीवेज, तो इन्होंने किसके बीच में प्लॉट करा है ग्राफ? इन्होंने प्लॉट करा कंसंट्रेशन ऑफ गैस के बीच में और प्रेशर के बीच में। बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती है। कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज है जो सैचुरेशन पॉइंट ला देती है, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिसॉल्व हो सकती है, उससे ऊपर का अमाउंट डिसॉल्व नहीं होगा। ये कंसंट्रेशन की कहानी। अब
कंसंट्रेशन को, टेम्परेचर को और प्रेशर को आपने ली चैटरले प्रिंसिपल के थ्रू लिंक कर दिया सॉल्युबिलिटी से। मैं यहां आपको बताऊंगा कि कैसे कंसंट्रेशन और प्रेशर भी एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी ये तो अपन ने देख लिया कि जैसे मान लो ये अगर मेरा कंटेनर था तो इसके अंदर सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है 50 ग्राम सॉल्ट के साथ, लेकिन यार मुझे तो इसमें कम से कम 60 ग्राम सॉल्ट डालना है। 50 ग्राम के बाद डिजोल्व नहीं हो सकता, वो नीचे आपको सेटल हुआ हुआ दिख जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं मैं यहाँ 60 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व कर सकूं इसमें। तो उसका तरीका जो था आज से कई साल पहले हेनरीज लॉ ने दिया था हमें कि कैसे हम सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा कंसंट्रेशन को भी डिजोल्व करवा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में। तो देखो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तैयार करा। हर एक रिलेशन जो भी आप पढ़ोगे या पढ़ने वाले थे या पढ़ते आए हो, वो सब किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक रिलेशनशिप के लिए एक एक्सपेरिमेंट तैयार करा जिसमें इन्होंने प्रेशर को नोट करा और कंसंट्रेशन को नोट करा। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने बहुत सारे ट्रायल्स करे। पहले थोड़ा सा अमाउंट डाला, फिर थोड़ा सा और डाला, फिर देखा वो सेटल होने लग गया तो प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है। फिर और डाला, फिर और डालने लगे तो वो घुलने लगा, लेकिन फिर एक पॉइंट आया कि अब और नहीं घुल रहा मिल रहा, तो प्रेशर और बढ़ा दिया। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे ये प्रेशर को बढ़ाते गए ना, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी कंसंट्रेशन जो थी वो बढ़ती जा रही थी। समझ पा रहे हो इस चीज को? कंसंट्रेशन ऑफ गैस, चलो इस चीज को मैं तुम्हें डिक्टेट कर देता हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, और फिर मैं नहीं चाहता कि कोई भी छोटे से टॉपिक को बहुत बड़े वीडियो लेंथ में कवर करे। एनीवेज देखो हेनरीज लॉ के अंदर उसने क्या नोटिस किया कि कंसंट्रेशन तो थी गैस की, वो सैचुरेशन पॉइंट से ज़्यादा भी करी जा सकती है डिजोल्व करते वक्त अगर आप प्रेशर को साथ साथ बढ़ाते रहे। बहुत सिंपल सी बात, सबसे सिंपल सी बात, उसने क्या देखा कि अगर मैं कंसंट्रेशन का सिंबल यहाँ C रखूँ, इफ द सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन इज C को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को परेशानी ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ गैस, और P एक यूज करूंगा दैट इज प्रेशर। तो इन्होंने क्या पाया कि कंसंट्रेशन जो थी वो मेरे प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। कंसंट्रेशन जो थी किसी भी सॉल्यूशन में वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। यानी आपको ज़्यादा अमाउंट में अगर सॉल्यूट को मिलाना है तो आप प्रेशर को बढ़ाते रहो, तो सैचुरेशन से ज़्यादा आप मिला सकते हो। तो उन्होंने एक बहुत बड़े लिमिटेशन का सॉल्यूशन दिया हमें कि सैचुरेशन पॉइंट के आगे कैसे किसी चीज़ को मिलाया जा सकता है। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सिंपल से आते हैं, लेकिन ये आपका अल्टीमेट फॉर्मूला नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप क्या करते हो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके कांस्टेंट लगा देते हो जिसका KH नाम रखा है मैंने, और ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। क्या फॉर्मूला बन के आया है कि किसी भी कंसंट्रेशन कैसे निकाली जा सकती है, वो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KH इंटू P। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हेनरीज लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस हेनरीज लॉ के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में, और अगली जो वीडियो आएगी सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड आएगी। तो आप प्लीज़ जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी इस वक्त, प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा ताकि इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन तक पहुंच पाए आप। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विश आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल था, हेनरीज लॉ, ली चैटरले प्रिंसिपल। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।